सो भाई ये वीडियो मेरी नहीं है, ये वीडियो है हैप्पी मांगा डे की, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। ये वीडियो मेरी नहीं है, इसलिए बता रहा था पहले। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि उस कैटेस्ट्रॉफी वाले दिन को 7 साल पूरे हो चुके हैं जब लोगों ने ये देखा और वो लोग बहुत ज्यादा सहम चुके थे। उस दिल दहला देने वाली तबाही को सभी डंजन ब्रेक कहा करते हैं। उस दिन हजारों लाखों की तादाद में हजारों पोर्टल से कई सारे मॉन्स्टर्स धरती पर अपीयर होने लगे, जिसकी वजह से सभी लोगों ने बहुत कुछ सहा और कई लोगों ने अपने बहुत से लोगों को खो दिया। और इस सब की वजह से मैंने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया था। और उस दिन मैंने अपने खून से भरे आंसुओं के साथ एक प्लेज ली कि मैं डेफिनेटली एक हंटर बनूंगा और सभी मॉन्स्टर्स के टुकड़े कर उन्हें जान से मार डालूंगा। पर आज उस चीज को 7 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। जिसके बाद हम एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा उदास मन के साथ वहाँ पर टेबल पर बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, आज मुझे मेरे हंटिंग ट्रेनिंग सेंटर से लात मारकर बाहर निकाल दिया। इसका नाम सॉन्ग यून है। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सॉन्ग यून का ट्रेनर सॉन्ग यून को ट्रेनिंग में आते हुए देख कर उसे मना कर देता है कि तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग यून हैरान हो जाता है और वो अपने ट्रेनर से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर अचानक से तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? कोई न कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम मुझे निकाल रहे हो। सॉन्ग यून का ट्रेनर सॉन्ग यून को समझाते हुए कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो। जितने भी अभिकर्ष होते हैं उन्हें इस ट्रेनिंग को पूरा करने में केवल कुछ मंथ ही लगते हैं, जिसके बाद वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं। और तुम भी ये जानते हो कि यहाँ पर हर कभी हंटर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। पर सॉन्ग यून, तुम्हारा वो पूरा समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज तुम्हें 7 साल पूरे हो गए हैं। सॉन्ग यून भी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो ट्रेनर आगे कहता है, अगर ये बात आ ही गई है तो मैं तुमसे ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट कचरे से भी बदतर है। तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर रेगुलर आने देता हूँ तो मेरे ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और वो ट्रेनर सॉन्ग यून को आगे बताते हुए कहता है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम हर दिन उठकर यहाँ पर सुबह ट्रेनिंग लेने के लिए आ जाते हो, पर तुम्हारे अंदर ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है कि तुम यहाँ पर रुक सको। कोई भी यहाँ पर तुम्हारी तरह से भी केयर नहीं करता। तुमने अभी तक अपने एक भी स्टेट को इंक्रीज नहीं किया है। अभी तक की 7 सालों की ट्रेनिंग में भी अभी तक तुम्हारा एक भी स्टेट जरा सा भी इंक्रीज नहीं हुआ। इसी के बारे में सोचते हुए सॉन्ग यून बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, केवल यूनिक ट्रायल्स और कुछ स्किल्स को छोड़कर अभी तक मेरे स्टेट्स जरा से भी नहीं बढ़े हैं। आखिर मैं उन्हें कैसे बढ़ाऊं? पर वही सॉन्ग यून एक लड़की को एक छोटी सी बच्ची के साथ बात करते हुए सुनता है, जहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई थी? तो वो बच्ची चेयर होते हुए कहती है कि मुझे पता है। जिसके बाद वो प्राइडफुली अपने फादर के बारे में बताती है और कहती है कि जब मॉन्स्टर सिटी में तेजी से घुसते जा रहे थे तब मेरे फादर की डेथ हुई थी, क्योंकि वो लोगों को तब तक बचाते रहे जब तक उनका अंत नहीं हो गया। जिसके बाद वो लड़की उस बच्ची से आगे कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और जब तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हो जिसका तुम सामने नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या करना होगा? तो वो बच्ची खुश होते हुए कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। और छोटी सी बच्ची की बातें सुनकर सॉन्ग यून बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मोटिवेटेड हो जाता है। और वो लड़की उस बच्ची को गले लगाते हुए कहती है कि तुम मेरी एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। तभी सॉन्ग यून वहाँ पर आकर उन लोगों के सामने वो करते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। पर वो लोग सॉन्ग यून को नहीं जानते थे और वो उससे कहते हैं कि तुम कौन हो। पर सॉन्ग यून तभी अचानक से भागना चालू कर देता है, जिससे वो लोग भी कंफ्यूज हो गए थे। और सॉन्ग यून भागते हुए आगे कहता है कि लड़की ने सही कहा, मैंने अपने 7 सालों को ऐसे ही लगा दिया है, तो आखिर मैं इस तरीके से हार कैसे मान सकता हूँ? मैं इस तरीके से हार नहीं मानने वाला। जो बोलते हुए सॉन्ग यून भागते हुए पार्क के अंदर से निकल जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी के अंदर बारिश होना चालू हो गई थी और सॉन्ग यून ट्रेनर के घर के बाहर आकर गेट को खटखटा रहा था। ट्रेनर जैसे गेट खोलता है तो वो सॉन्ग यून को देखकर कहता है कि प्लीज सर, आप यहाँ से चले जाइए। तो सॉन्ग यून उससे कहता है कि सीनियर, बस एक बार मुझे हंटर एग्जाम देने में एक बार और मदद कीजिए। मैं इस तरीके से हार नहीं मानना चाहता। ये सुनकर वो ट्रेनर जोर जोर से हंसने लगता है और सॉन्ग यून पर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम कमीने की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सॉन्ग यून अपने ट्रेनर को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। पर वो ट्रेनर सॉन्ग यून पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर तुम्हारे पैसे की वजह से आए हो, पर तुमने जितना भी पैसा बर्बाद किया है उसका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेंबरशिप फीस के आधे पैसे को रिफंड करवाना चाहते हो। और सॉन्ग यून अपने ट्रेनर से कहता है कि ये नहीं है, यहाँ पर पैसे की बात नहीं है। ये सुनते ही वो ट्रेनर सॉन्ग यून के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है और उस पंच का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉन्ग यून पीछे जाकर कचरे में गिर जाता है। जिसके बाद वो ट्रेनर अंदर जाते हुए कहता है, तो आखिर तुम्हारा क्या मतलब था कि ये सबसे पैसे का कोई भी लेना देना नहीं है? तुम एक फेलियर बास्टर्ड हो और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। पर अब सॉन्ग यून भी अपनी हार मान लेता है। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बचती कि वो वहाँ से उठ सके। पर वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, पर मेरे पास कुछ यूनिक स्टाइल्स हैं। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो मुझे हिम्मत करनी होगी। सॉन्ग यून इसके बारे में अपने आप से ही बड़बड़ाया जा रहा था। पर तभी अचानक से सॉन्ग यून के सामने एक सिस्टम पैनल खुलता है, जिससे सॉन्ग यून को ये बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स में आपकी आयरन बिल होने की वजह से आपको रेस किया गया है। सॉन्ग
सोंगयुन ये आवाज सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। पर तभी अचानक से सोंगयुन के नीचे का वो पानी बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है और सोंगयुन उसके अंदर डूबने लगता है। ये देखकर सोंगयुन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि सोंगयुन फिर से उसके गेट पर आ चुका है, इसलिए वो उसे गालियाँ देते हुए फिर से गेट पर जाकर देखता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ट्रेनर आसपास देखने के बाद कहता है कि आखिर वो अनाइंग बास्टर्ड कहाँ चला गया और हमें सोंगयुन का सीन दिखाते हैं जो कि पानी की गहराई के अंदर डूबता जा रहा था और सोंगयुन सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। पर सोंगयुन के डूबते डूबते अचानक से वो पानी के बाहर उछक के आ जाता है, जिससे सोंगयुन को भी समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पर तभी सोंगयुन के सामने जो पैनल खुलता है उससे सोंगयुन को बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स को अर्थ से चुना जा रहा है, जिसमें से आप भी एक है। सोंगयुन ये देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है क्या टावर ऑफ ट्रायल्स, क्या ये किसी तरीके की सेकंड कैटास्ट्रॉफी शुरू होने की शुरुआत है। जिसके बाद सिस्टम सोंगयुन से आगे कहता है कि अपनी डिफिकल्टी को चूज कीजिए, जिस तरीके की डिफिकल्टी आप चूज करेंगे उस तरीके के रिवॉर्ड आपको डायरेक्टली प्रपोज किए जाएंगे। सोंगयुन ये देखकर अभी भी बहुत ज्यादा हैरान था और वो कहता है मुझे ये नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, पर अगर मेरे पास एक मौका है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इसे चुनना चाहिए। और तभी सोंगयुन के सामने सिस्टम 3 डिफिकल्टीज दिखाता है जिसमें से उसे एक को चुनना था। तो सोंगयुन जोश में सेलेक्ट करते हुए कहता है और ये देखकर मेरी आत्मा मुझसे ये कह रही है कि मुझे चांस के साइज को बढ़ाना होगा। जो कहते हुए सोंगयुन अपने डिफिकल्टी लेवल को सेलेक्ट कर लेता है और सोंगयुन के इसके डिफिकल्टी लेवल को सेलेक्ट करते ही वो एक दूसरी जगह पर खिंचा जाने लगता है, जिसकी वजह से सोंगयुन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और हमें नेक्स्ट सीन एक डेजर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़े गहरे डेजर्ट के अंदर सोंगयुन टेलीपोर्ट हो चुका था। सोंगयुन भी ये देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो एक डेजर्ट है। पर वहाँ पर सिस्टम सोंगयुन को एक वेपन प्रोवाइड करते हुए कहता है कि आपको एक लॉन्ग स्वॉर्ड प्रोवाइड की जाती है। सोंगयुन अपने सामने अचानक से स्वॉर्ड को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और सिस्टम सोंगयुन को आगे बताता है कि आपको इस ट्रायल के लिए यहाँ पर सर्वाइव करना होगा और इस ट्रायल को कंप्लीट करने के रिवॉर्ड के तौर पर आपको यूनिक ट्रीट दिए जाएंगे। सोंगयुन यूनिक ट्रीट के बारे में सुनकर अपने कान खड़े कर देता है और वो अपने मन में कहता है तो आखिरकार अब 7 सालों के बाद एक ऐसा समय आया है जब मुझे वो मिलेगा जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करी है। मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर यूनिक ट्रीट को दिया जाएगा। ये तो सच में काफी ज्यादा इंसेन है। इसके बारे में सोचकर सोंगयुन एक अजीब सा चेहरा बना लेता है और हंसते हुए कहता है सबसे पहले मुझे जाकर उस तलवार को उठा लेना चाहिए। जो कहते हुए सोंगयुन जैसे उस तलवार की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी अचानक से डेजर्ट के अंदर से कुछ निकलने लगता है। सोंगयुन ये देखकर डरते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो सिस्टम सोंगयुन को बताता है कि आपका ट्रायल शुरू हो चुका है और आपकी चूजन डिफिकल्टी हार्ड है। सोंगयुन अपने पीछे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सेंट से बना हुआ सेंट गोलम आ गया था जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और सोंगयुन उसको देखकर कहता है ये तो पागलपन है। और सिस्टम सोंगयुन को आगे बताते हुए कहता है कि आपको इस रेत से बने हुए गोलम से 10 मिनट तक बचना होगा। अगर आप यहाँ पर बच जाते हैं तो आपका ट्रायल पूरा हो जाएगा। और हमें सोंगयुन का हाल दिखाते हैं जहाँ पर वो गोलम सोंगयुन को अपने पैरों के नीचे दबाने ही वाला होता है, पर सोंगयुन भागकर उससे बचने की कोशिश करता है पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से सोंगयुन के आगे बढ़ते ही सोंगयुन नीचे गिर जाता है। और तभी सोंगयुन को ये पता चलता है कि ट्रायल को फेल करने की पेनल्टी डेथ होने वाली है। ये देखकर सोंगयुन और भी ज्यादा घबरा जाता है और तेजी से अपनी जान बचाने के लिए सेंट गोलम से दूर भागने की कोशिश करने लगता है। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इस तरीके से मैं भागकर इस रेत से बने हुए गोलम से अपनी जान को नहीं बचा सकता। और साथ ही वो गोलम को देखते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो होगी, पर इसके साइज की वजह से ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर पूरे में डेजर्ट होने की वजह से मेरे लिए ये पूरी तरह से नामुमकिन है कि मैं 9 मिनट तक भी इस तरीके से भागकर अपने स्टेमिना के साथ अपनी जान बचा सकता हूँ। यहाँ पर इस दुनिया ने मुझे सर्वाइव करने के लिए तलवार तो दी है, पर क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि आखिर मुझे इस तलवार से यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर गोलम को देखने के बाद या तो मैं भागकर मारा जाऊँ या इसे लड़ते हुए मारा जाऊँ, दोनों ही सूरत में मेरी मौत यहाँ पर पक्की है। सोंगयुन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भागने में लगा हुआ होता है और उसकी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो गोलम से अपने आप को नहीं बचा पाता। और वो ये देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कैसे भी कर अपनी जान को बचा पाऊंगा। पर उसे उन लोगों की बातें याद आती है जो हमेशा उसे वीक कहा करते थे और कहा करते थे कि वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। उनके बारे में सोचकर सोंगयुन का दिमाग और भी ज्यादा खराब होता है और सोंगयुन को उनके बारे में सोचकर ऐसा लगता है कि जैसे वही लोग सोंगयुन को अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहते हैं। ये देखकर सोंगयुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हिम्मत करते हुए कहता है क्या मैं यहाँ पर बेवकूफों की तरह केवल भागते हुए मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। जो कहते हुए सोंगयुन अपनी डायरेक्शन को बदल देता है और आगे कहता है मैंने 7 साल तक हंटर बनने की ट्रेनिंग करी है और अगर यहाँ पर थ्योरी की बात हो तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि मैं किसी भी तरीके की फील्ड को किसी भी हंटर से ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ और यहाँ पर ऐसे ही भागते रहने पर मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला। इसलिए बस मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना होगा और अगर गोलम जैसे मॉन्स्टर्स को मुझे रोकना है तो मुझे इसकी कोर को तबाह करना होगा। पर गोलम का कोर भी एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ तक पहुँचना काफी ज्यादा मुश्किल हो और इसके लिए मुझे एक ऐसी जगह पर जाना होगा जो की काफी ज्यादा ऊंची हो। जो कहते हुए सोंगयुन डेजर्ट की ऊंची जगह पर जाना चालू कर देता है और जैसे सोंगयुन वहाँ पर जाकर जंप करता है तो वो गोलम ऊंचाई से नीचे की तरफ जाने की वजह से वहाँ से नीचे गिर जाता है। पर सोंगयुन अपनी तलवार की मदद लेते हुए वहीं पर अपने आप को स्टक कर लेता है जिसकी वजह से वो गोलम सीधे पहाड़ से जाकर नीचे गिर जाता है। सोंगयुन उस गोलम को देखते हुए धीरे धीरे करके नीचे आता है और उसके ऊपर जंप करते हुए कहता
कहता है कि अभी मेरे पास मौका है कि मैं उसके कोर तक पहुंच सकता हूं। जो बोलकर सॉन्गिन सीधे गोलम के ऊपर जंप कर उसकी बॉडी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसे गोलम का कोर साफ साफ दिख रहा था। ये देखकर सॉन्गिन भी खुश हो जाता है और सीधे गोलम की कोर के ऊपर स्ट्राइक करता है। पर सॉन्गिन अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो उस कोर को एक ही बार में तबाह कर पाए, जिसकी वजह से उसके हाथ कपकपाने लगते हैं। पर वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि वो कोर बहुत ज्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से वो उसे एक स्ट्राइक में नहीं तोड़ पाएगा। पर गोलम अपने कोर को तबाह होता हुआ देखकर जल्दी से खड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से सॉन्गिन नीचे गिरने लगता है। सॉन्गिन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो ये कहता है, मेरे एक हिट की वजह से मैं इसे नहीं तोड़ पाया, मुझे इसको तोड़ने के लिए एक और हिट की जरूरत है। पर तभी अचानक से गोलम सॉन्गिन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसकी पूरी की पूरी हड्डियों को चकनाचूर कर देता है। अब इसकी वजह से सॉन्गिन दर्द में किर्रारते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था इस तरीके से मैं नहीं जी सकता। और सॉन्गिन को ऐसा लगता है कि अब वो यहाँ पर मरने वाला है। और सॉन्गिन को लोगों की वही बातें याद आती है जो उसे कहा करते थे कि सॉन्गिन अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता और वही बहुत ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। उसे उसकी जगह के बारे में पता नहीं है कि आखिर उसकी जगह पैरों में है न कि आसमान में। इन सब के बारे में सोचते हुए सॉन्गिन फिर से हिम्मत करता है और कहता है कि रुक जाओ, मैं इस तरीके से हार नहीं मानने वाला, अपनी बकवास बंद करो। जो कहते हुए सॉन्गिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को कोर के ऊपर फेंक देता है, जो कि सीधे जाकर उस कोर की क्रैक के अंदर जाकर लग जाती है, जो कि सॉन्गिन ने थोड़ी देर पहले ही बनाया था। अब गोलम के कोर के तबाह हो जाने की वजह से गोलम भी धीरे धीरे करके टूटने लगता है और सिस्टम सॉन्गिन को बताती है कि आपने स्वयं गोलम के कोर को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से वो खत्म हो गया है। और इसके साथ आपका ट्यूटोरियल ट्रायल भी खत्म हो जाता है। गोलम वहीं के वहीं टूट कर रेत के अंदर समा जाता है और सॉन्गिन उसके नीचे आ जाता है। पर सॉन्गिन अपने आप को रेत से बाहर निकालते हुए कहता है क्या मैंने इसको हरा दिया। और सिस्टम भी सॉन्गिन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि आपने फर्स्ट फ्लोर के ट्रायल को पूरा कर लिया है। सॉन्गिन अपनी जिंदा बच जाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है। अब सॉन्गिन को सिस्टम से कई सारे यूनिक पॉइंट्स भी मिलते हैं और कई सारी स्किल्स भी मिलते हैं। सॉन्गिन उन स्किल्स और पॉइंट्स को देखकर कहता है कि सच में मुझे तो सब पे यकीन ही नहीं हो रहा। 7 सालों तक मैंने इतना ज्यादा एफर्ट इस चीज में डाला, पर उसके बाद भी इसके बदले में मुझे क्या मिला? सभी लोग बस मेरा मजाक उड़ाया करते थे। पर अब आखिरकार मैंने अपने यूनिक ट्रीट्स को अनलॉक कर लिया है और इसे सॉन्गिन को एक यूनिक टाइटल भी मिलता है, जो कि नेक्रोमैंसर का होता है। सॉन्गिन ये देखकर कहता है इसका मतलब मैं भी एक हंटर बन सकता हूँ और ये सब केवल इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाया। पर तभी सॉन्गिन अपने सामने एक लाल सी चमकती हुई चीज को देखता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और उसको देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है? ये ब्लैक फॉग जैसी चीज वहाँ पर अपीयर हुई है जहाँ पर सेंट कॉलम मरा था। फिर सॉन्गिन उस ब्लैक फॉग को टच करने की कोशिश करता है, जिससे उसका नेक्रोमैंसर का यूनिक ट्रेड चालू हो जाता है। और सॉन्गिन के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ था कि आप सेंट कॉलम के स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं या नहीं। सॉन्गिन ये देखकर काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है तो ये क्या ब्लैक जैसी फॉग दिखने वाली चीज मेरी यूनिक ट्रीट है? फिर सॉन्गिन स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के लिए यस पर क्लिक कर देता है, जिससे वो सारा का सारा ब्लैक फॉग सॉन्गिन की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे सॉन्गिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो गोलम की स्पिरिट सॉन्गिन के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट काफी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में।